गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग जो एक कॉमन टॉपिक है जिसको हम लोग कहते हैं गैस क्रोमेटोग्राफ। गैस क्रोमेटोग्राफ ये क्या काम आती है, इसका अगर हम लोग पर्पस देखें तो इसका उद्देश्य जो होता है वो साइट पे, यानी कि जहां पर हम लोग काम करते हैं अंडरग्राउंड माइंस में, उस जगह पर इमीडिएट गैस का सैंपल का एनालिसिस करने के काम में आता है। इमीडिएट सैंपल एनालिसिस, तो गैस सैंपल एनालिसिस ले रहे हैं, इमीडिएट सैंपल एनालिसिस, यानी कि जो हम लोग सैंपल लिए रहते हैं गैस सैंपल, उसका एनालिसिस करता है, जिसमें कौन कौन सी गैसेस है वो तुरंत परसेंटेज के रूप में हमको बताता है। CO2 कितनी है, CO कितनी है, N2 कितनी है, इस तरीके से ये जो है सभी गैसेस का वहां पर बताता है। हाइड्रोजन कितनी है, एटसेट्रा। इसमें रहता क्या है, अगर इसका हम लोग देखें कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन कैसी होती है, तो जैसा अपना किचन की सिलेंडर रहती है वैसा ही ये सिलेंडर रहता है, किचन का सिलेंडर जैसा। और ऊपर में इसके साथ रेगुलेटर लगा हुआ रहता है, जैसे अपने किचन में रेगुलेटर लगा हुआ रहता है वैसे रेगुलेटर लगा हुआ रहता है। और इसके अंदर जो है इनर्ट गैस भरी रहती है, जिसको कैरियर गैस कहते हैं। इनर्ट गैस भरी रहती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कैरियर गैस। कैरियर गैस मतलब कि ले करके चलने वाला, कैरियर गैस, कैरियर गैस। और आप जैसे ही ये खोलोगे क्या चीज को, रेगुलेटर को, तो ये जो इनर्ट गैस है हल्की रहती है, जिसके कारण से ये ऊपर की ओर उठने लगती है। आप जैसे ही गैस जलाने के लिए किचन में नॉब को खोलते हो तो गैस जो है आ जाती है आपके चूल्हे तक, तो उसी तरीके से इनर्ट गैस ऊपर उठने लगती है। और यहाँ से एक फ्लेक्सिबल पाइप जुड़ी होती है, और ये फ्लेक्सिबल पाइप एलसीडी मॉनिटर तक जाती है, एलसीडी मॉनिटर तक। ये एलसीडी मॉनिटर है, वहां तक जाती है। और हमको इसके बीच में सेंसर लगा रहता है और फ्लेम ट्रैप लगा रहता है, सेंसर और फ्लेम ट्रैप लगा रहता है। ये आप क्या करते हो कि सैंपल लिए रहते हो, और उस सैंपल जैसे बॉटल में मैं हम लोग सैंपल लिए हुए हैं, बॉटल का जो ढक्कन होता है वो कॉर्क से बनी होती है, रबड़ वाली, जो आराम से हम लोग एक इंजेक्शन अगर उसके अंदर डालना चाहें तो इंजेक्शन जैसे आप बॉटल से निकालते हो दवा को, ठीक उसी तरीके से उस बॉटल से आप क्या निकालोगे, इंजेक्शन के थ्रू क्या निकालोगे, जो गैस का सैंपल ले रहे थे उसको निकालते हो। तो ये मैंने निकाल लिया है, जो सिरिंज होती है उससे जो है खींच लिया है। ये मैं सिरिंज यहाँ पे बना देता हूँ, तो ये जो है आपके सामने सिरिंज बन गई है। तो ये सिरिंज में आप जैसे ही खींच लेते हो क्या चीज, 2 cc अगर गैस सैंपल, गैस सैंपल सिरिंज, तो ये 2 cc वाला जो गैस सैंपल सीरीज है, आप जैसे ही इसको पुश करोगे तो ये रबड़ वाली जो पाइप है उसमें जो है आ जाती है। और आप ये रेगुलेटर को जब खोलते हो, ये रेगुलेटर है आपका, ये जैसे ही रेगुलेटर को ओपन करते हो तो इसके अंदर से इनर्ट गैस, ये जो सैंपल है, ये इनर्ट गैस ऊपर उठने लगती है। कैरियर गैस जो रहती है, जो हाइड्रोकार्बन जनरली जो है, ये गैस हाइड्रोकार्बन रहता है, जिसमें आप हाइड्रोकार्बन में मीथेन ब्यूटेन कहते हो, अपने सिलेंडर में भी जो है भरी हुई रहती है। तो ये जो है उठने लगती है, और फिर जो इसको जो गैस है उस गैस को फोर्स करती है और इस रास्ते के साथ इस पाइप में फ्लो होने लगती है। तो यहाँ पर ग्राहम का जो विसरण नियम होता है, हम लोग पढ़ते हैं ग्राहम का विसरण नियम, ग्राहम का विसरण नियम इस सिद्धांत पर एक काम करती है, विसरण
नियम। नियम इसमें क्या कहा है ग्राहम साहब, इसमें क्या बोले हैं कि हल्की गैस पहले आगे आगे जाएगी और भारी गैस पीछे से जाएगी। तो हल्की गैस ये जो आप देख रहे हो, जितना मैं गैस लिखा हूं, इसमें से हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है। तो हाइड्रोजन सबसे पहले पहुंचेगी, उसका गैस को सेंस करेगा सेंसर, और ये पिक्चर में यानी कि आपको एलसीडी मॉनिटर में दिखाने लगेगा। तो ये हाइड्रोजन की परसेंटेज आपको दिख जाएगी। फिर जो है हाइड्रोजन के बाद जो दूसरी हल्की गैस है, यहाँ पर आप देखोगे तो सीओ है। तो सीओ का परसेंटेज उसके बाद बताएगा। उसके बाद जो है आपको उसके बाद वाली जो गैस है जो पीछे से आएगी, वो आपका N2 है, तो N2 बताएगी, CO2 बताएगी। इस तरीके से जो हल्की गैस होती है वो पहले आगे आगे बढ़ती है, पीछे से भारी गैस बताती है। और एलसीडी मॉनिटर में जैसे टीवी के स्क्रीन में आपको या कंप्यूटर के स्क्रीन में दिखाई देती है, वैसे आप रिजल्ट को तुरंत साइट पर इमीडिएट जो है गैस का एनालिसिस कर लेते हो। तो ये जो है गैस क्रोमेटोग्राफ आपने समझा। जिस संबंध में डीजीएमएस में एक प्रश्न पूछी गई है, उस प्रश्न को मैं आपको बड़ा कर देता हूं और स्लाइड्सों के तहत, और इसको पढ़ने का प्रयास कीजिए, आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो आपके सामने ये 53 नंबर का क्वेश्चन है। क्या कहता है, पढ़िए। व्हाट टाइप ऑफ कॉलम्स आर यूज्ड इन द गैस क्रोमेटोग्राफ फॉर एनालाइजिंग द कंप्लीट रेंज ऑफ पॉसिबल माइन गैसेस। मतलब कि गैस क्रोमेटोग्राफ में उपयोग होने वाला किस प्रकार का कॉलम, कॉलम हम लोग वैसे घर के जो कॉलम होती है ढालने के समय यूज करते हैं, बिल्डिंग बनाते समय यूज करते हैं। यहाँ पर जो सिलेंडर के अंदर जो गैस भरी होती है उसके कॉलम की बात कर रहा है कि किस टाइप का कॉलम गैस क्रोमेटोग्राफ में उपयोग किया जाता है और एनालाइजिंग करने के लिए, जो कि कंप्लीट रेंज यानी कि उस गैस सैंपल में कितने गैसेस क्या क्या है उसका कंप्लीट रेंज, माइन गैसेस का वो कंप्लीट रेंज जो पॉसिबल है उसको पता लगाता है। तो वो कौन सी कॉलम्स होती है? ऑप्शन ए कहता है पॉलीकार्बन्स, ऑप्शन बी कहता है हाइड्रोकार्बन्स, ऑप्शन सी कहता है कार्बन, और ऑप्शन डी कहता है पोरस पॉलीमर, और ई नंबर में नन है। तो यहाँ पर हम लोग हाइड्रोकार्बन्स, जिसको हम लोग हाइड्रोकार्बन्स के रूप में जो लेते हैं हाइड्रोकार्बन, वो हाइड्रोकार्बन आप जान लीजिए क्या क्या होता है हाइड्रोकार्बन में। हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं एल्केन, पहला होता है एल्केन, एल्केन, और दूसरा होता है एल्केन, एल्कीन, एल्कीन, और तीसरा होता है एल्काइन। तो ये तीन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, और ये तीन हाइड्रोकार्बन्स हम लोग एल्केन के अंदर जो है जिसकी फार्मूला होती है CnH2n प्लस 2। कहने का मतलब कि कार्बन और हाइड्रोजन होती है एल्केन में। पहला हम लोग ये फार्मूला हो गई। तो ये जो फार्मूला है इसके साथ हम लोग जो लेते हैं क्या चीज, इसको मैं मिटा देता हूं। जो अपनी एल्केन होती है इसके अंदर जो पहला होता है वो मीथेन होता है, जिसको आप खदान के अंदर गैस के रूप में जानते हो। और इसका आणविक फार्मूला जो सूत्र होता है CH4 होता है। कहने का मतलब कैसे CH4 निकला है? कार्बन का एक मोलिक्यूल्स है और हाइड्रोजन का 4 है। ये कैसे प्राप्त हुआ? इसी फार्मूले से प्राप्त हुआ। तो CnH2n, n अगर एक रखोगे तो यहां पर भी एक रखोगे, तो एक दूनी दो प्लस दो चार, हाइड्रोजन का 4 आ गया। कार्बन का एक रहेगा तो हाइड्रोजन का 4 रहेगा। इसी तरह से मीथेन के बाद आता है एथेन। एथेन जो होती है इसकी फॉर्मूला हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन का निकालना चाहे कि कितनी होती है, तो ये भी खदान के अंदर पाई जाती है मीथेन के अंदर में। तो मीथेन गैस के साथ एक कंबाइन रहती है, जिसमें एथेन जो गैस होती है वो आप देखना चाहोगे तो सी इस दूसरे नंबर पर है, तो C2 रखो और H2n, मतलब कि 2 इंटू फॉर्मूला जो है आपका 2 इंटू n की जगह पे 2 रखोगे प्लस 4 प्लस 2 रखोगे, तो क्या हो जा रहा है C2H
2 दूनी 4 प्लस 2 यानी कि 6, C2H6 ये एथेन की फॉर्मूला। तो मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये सभी जो है हाइड्रोकार्बन्स है जिसको हम लोग उसके अंदर अपन इस्तेमाल करते हैं, और उसके साथ ही जो है हाइड्रोजन भी उसमें इस्तेमाल की जाती है। तो ये जो हल्की गैसेस होती है जिसको हम लोग उसके अंदर इस्तेमाल करते हैं इनर्ट गैस के लिए। तो चलिए, ये तो आपकी ज्वलनशील गैस हो गई हाइड्रोकार्बन्स। तो हम लोग यहाँ पर आंसर बी को टिक लगाएंगे, यानी कि हाइड्रोकार्बन्स हम लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न, जो कि ये रिपीटेड प्रश्न है, मैं यहाँ पर लिखा हूँ क्वेश्चन 34 पीपीटी 28 में, यानी कि ये क्वेश्चन जो है पहले भी पूछी जा चुकी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस क्रोमेटोग्राफ है जो आपने जाना, जिसकी सहायता से हम लोग विभिन्न लाइट गैसेस का सैंपल के अंदर का एनालिसिस करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, अगले टॉपिक पर आते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं हवा की गति। हवा की गति जो जब भी बात करते हैं, ये आपके कंठस्थ से दिमाग में बैठना चाहिए कि मिनिमम हवा की गति रेगुलेशन के अनुसार कितनी होनी चाहिए। तो हवा की गति मिनिमम जो है हम लोग कहते हैं सीएमआर, जो हमारा कोल माइंस रेगुलेशन 2017 का जो रेगुलेशन 160 है, जिसमें एयर वेलोसिटी की चर्चा की है। इसको आप याद करने का तरीका जान लीजिए कि कैसे आप याद करके दिमाग में बैठा रहिएगा, ताकि जब भी प्रश्न पूछती है तो आप जो है उसको बता सकें। इसके लिए मैं ट्रिक बता रहा हूं। जैसे आप याद कीजिए 30, 30, 15, 60, 45, 25, 75। अब इसको आराम से बोलिए, 30, रुक जाइए, 30, 15, 60, 45, 25, 75। तो आप इस तरीके का जो नंबर्स है, जो रेगुलेशंस में, हर रेगुलेशंस में नंबर के रूप में दिए रहते हैं, कमर कस लीजिए फ्रेंड्स। 4 से 8 दिसंबर के बीच में जो आपकी एग्जाम होने वाली है, इन नंबर्स को दिमाग में स्टोर करते जाना है डेली, एक एक डेढ़ घंटा पढ़ाई करके, ताकि आप जो है अपने एग्जाम को निकाल सके और सर्टिफिकेट गेन करके प्रमोशन प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाए। तो इस तरीके का जो नंबर है आपको रेगुलेशन के अंदर जितने दिए हुए हैं, आपकी माइनिंग सरदार हो, ओवरमैन हो, या सेकंड क्लास का हो या फर्स्ट क्लास का हो, ये ऐसा नहीं कि ओवरमैन में पूछी जा गई है प्रश्न तो ये आपके सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास में नहीं पूछी जाएगी। तो ये नंबर वही रहेगी, थोड़ा सा स्टैंडर्ड में इंप्रूवमेंट हो जाता है। तो ये जो नंबर है आपने याद किया 30, 30, 15, 60, 45, 25, 75, इसको 8-10 बार बोलने का प्रयास किया। अब इसका मीनिंग आपको समझना है, जिसका कट पेस्ट भी मैं आपके सामने रखा हूं। ये जो आपकी है ये फर्स्ट डिग्री गैसेस के लिए बताया गया है। जो 30 मैं यहाँ पर जो बताया हूं, ये पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि मेरे कर्सर के साथ अगर आप मूव कीजिएगा तो ये जो फेस है, इस फेस के आपको तुरंत बाहर वाला जो जंक्शन है, आप देख रहे हैं ये जंक्शन है, तुरंत बाहर का जंक्शन, जिसको कनेक्शन जस्ट आउट बाई लिखा हूं मैं यहाँ पर। वहां पर अगर एनीमोमीटर से हवा की गति मापते हैं तो ये 30 मीटर प्रति मिनट, मीटर प्रति मिनट से कम नहीं होगी, से कम नहीं होगा। एक कम नहीं का सिंबल है। अब 30 मीटर प्रति मिनट को ही अगर आप कहें तो 0.5 मीटर पर सेकंड भी कह सकते हैं, और करके मैं यहाँ पे लिख दिया हूं। इससे कम नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा, इससे अधिक रखनी है, इससे कम नहीं होगी। तो ये आपने पहला वाला का मतलब समझ लिया। अब दूसरे वाले मतलब पिक्चर वहां पर आप देख सकते हैं, जो कि दूसरा वाला है आपके सामने, ये आपको फर्स्ट और सेकंड डिग्री के लिए है। ये वाला जो कॉलम है आपको फर्स्ट और सेकंड डिग्री के लिए है, फर्स्ट एंड सेकंड डिग्री के लिए है। तो इसकी जब बात करेंगे 30, 15, 60 यानी पहले डिग्री और सेकंड डिग्री के लिए, तो इसमें आपको याद कर रखना है 30, 15, 60, लेकिन वो प्लेस कहां पर होगी जो आप एनिमोमीटर से नापने का काम करोगे। तो यहां पर आपके सामने फेस, FACE फेस लिखा रहा है, इसके 4.5 मीटर की दूरी पर आप जो है जब यहाँ मेजरमेंट करोगे, जो आप रेगुलेशन 160 है उसको अगर आप खोल के देखते हो, तो वहां पर आप अगर मेजर करते हो, जिसको हम लोग कह रहे हैं, ये मैं एक लाइन जिगजॉग करके बनाया हूं, ये ब्रिटिश पर्दा है।
जिसमें ये वाली जो है यहाँ पर इनटेक हवा रास्ता है और फेस को धूल गैस को रिमूव करते हुए इस रास्ते से बाहर निकल आती है। ये इनटेक रास्ता हुआ और ये जो है रिटर्न रास्ता हुआ। एक ही फेस में हम लोग ब्रिटिश द्वारा कोर्सिंग किए हुए हैं, यानी कि दो भाग में बांटे हुए हैं गैलरी को। तो ब्रिटिश के इनटेक तरफ अगर आप फेस से 4.5 मीटर दूर मापते हो तो वहां पर जो है वो कितनी होनी चाहिए, 30 मीटर प्रति मिनट से कम नहीं होनी चाहिए। चलिए ये जान गए आप। अब दूसरे वाले में देखिए, दूसरे वाले में अगर मैं दिखाऊं तो ये एयर पाइप लगाया हूं मैं फेस के बाहर में। एयर पाइप यानी कि डक्ट पाइप जो ऑक्सिलरी फैन द्वारा आप फेस को वेंटिलेट करते हो। तो यहाँ पर फेस से जो पाइप कुछ दूरी पर रखते हैं उसके इंड से आप 7.5 मीटर दूरी पर आप एक पॉइंट निर्धारित करो और वहां पर एनीमोमीटर से हवा की गति मापोगे। तो ये जो पॉइंट होगी वहां पर 15 मीटर प्रति मिनट से कम हवा नहीं होनी चाहिए। अगर उससे अधिक है तब आप कानून का पालन कर रहे हो, रेगुलेशन 160 का पालन करवा रहे हो और हवा आप कहोगे कि है कानून के अनुसार। तो ये एयर पाइप का जो डिग्री फर्स्ट और सेकंड डिग्री में है वो याद रखना है 15 मीटर प्रति मिनट। अब तीसरी स्थान याद रखो, तीसरा स्थान कौन सा है जो कि हम लोग 60 मीटर प्रति मिनट कह रहे हैं। ये यहाँ पर गोफ, मैं GOAF लिखा हूं गोफ, और ये गोफ के सामने में एक गैलरी जैसा चौड़ा आपको रास्ता है जिसमें मैं लिखा हूं LWF। LWF का मतलब आपको समझना होगा लॉन्ग वॉल फेस। ये जो यहाँ पर दिखाई दे रही है लॉन्ग वॉल फेस मैं बनाने का प्रयास किया हूं और यहाँ पर डॉट लगाया हूं डार्क कलर से। तो ये लॉन्ग वॉल फेस का मैक्सिमम चौड़ाई वाला जगह है जो कि रिटर्न साइड कहा जा रहा है। ये इनटेक साइड है, यहां से बॉटम गेट इसको कहा जाता है। ये बॉटम गेट का इनटेक साइड है जिधर से हवा घुस रही है और एक गोफ एज के पास फेस पर पावर सपोर्ट लगे हुए रहते हैं और इसी के फेस के पास हवा को वेंटिलेट करते हुए रिटर्न साइड से ये हवा निकल जाती है। तो आप यहाँ पर अगर एयर मेजरमेंट स्टेशन बनाते हो, एनीमोमीटर से मेजर करते हो, तो यहाँ पर 60 मीटर प्रति मिनट से यानी 1 मीटर पर सेकंड से कम हवा की गति नहीं होनी चाहिए। तो ये लॉन्ग वॉल फेस पर जो मैक्सिमम स्पेन यानी अधिकतम चौड़ाई वाली जगह पर लॉन्ग वॉल फेस पर 60 मीटर प्रति मिनट से कम नहीं होनी चाहिए। ये तीन जगह आपको याद रखना है, ब्रिटिश पर्दे के इनटेक तरफ, एयर पाइप के हवा छोड़ने वाली मुंह के 7.5 मीटर बाहर और लॉन्ग वॉल फेस के अधिकतम चौड़ाई वाली जगह पर आप ये जो हवा मेजर करोगे मिनिमम कानून के अनुसार 30, 15, 60, इससे नहीं कम होनी चाहिए। ठीक उसी तरीके से ये वाली जो मैं बताया हूं 45, 25, 75, ये जो है आपका डिग्री थर्ड गैसी माइंस के लिए है। डिग्री थर्ड गैसी माइंस में जैसा ये तीनों प्लेस आप बोले हो, एक बार आंख बंद करके बोलो आप अपने से, ब्रिटिश पर्दे के इनटेक तरफ फेस से 4.5 मीटर की दूरी पर आपका हवा 45 मीटर प्रति मिनट से कम नहीं होगी। फिर ठीक दूसरी लाइन जो 25 बता रहा है, मेरे कर्सर पर नजर दो या बोर्ड पर नजर दो, 25 जो बता रहा है वो हवा छोड़ने वाले पाइप के मुंह से 7.5 मीटर आउट बाई में बाहर की ओर आपका जो गति होनी चाहिए वो 25 मीटर प्रति मिनट से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार से जब आप लॉन्ग वॉल फेस के जो मैक्सिमम स्पेन अधिकतम चौड़ाई वाली जगह पर नापते हो तो 75 मीटर प्रति मिनट से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये जो रेगुलेशन 160 है उसको आप कंठस्थ से कर लो, परीक्षा में डेफिनेट है कि आपके जो 4 से 8 दिसंबर के बीच में होने वाली है एग्जाम, उसमें इससे एक प्रश्न पूछी जाएगी। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर, ये रेगुलेशन आप अच्छे से समझ लिए हो। अब क्वेश्चन नंबर जो आपके सामने दिखाई दे रही है, चलो इसका आंसर बताने के लिए तैयार हो जाओ। द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ एयर करेंट at 7.5 meter out by of discharge end of air duct pipe by in case of first and second degree mines
शुड नॉट बी लेस देन। कहने का मतलब कि पहला और दूसरे डिग्री गैसी माइंस में हवा छोड़ने वाली जो पाइप है, डक्ट पाइप है, उससे 7.5 मीटर की जो बाहर में आउट पाइप में हवा की गति फर्स्ट और सेकंड डिग्री के लिए तुरंत आप अपने दिमाग से निकालने की कोशिश करो। 30, 30, 15, 60, 45, 25, 75। तो 30, 15, 60 जो बोलते हो वही फर्स्ट और सेकंड डिग्री के लिए है। इस तरह से आप 15 मीटर प्रति मिनट बिना ऑप्शन देखे आप बता सकते हो 15 मीटर प्रति मिनट से कम नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन बी को आप टिक लगाओगे। तो इस तरह से अगर कंठस्थ से रहेगी तो हम लोग डेफिनेटली है कि क्वेश्चन का आंसर सही तरीके से बता पाएंगे, एग्जामिनेशन को पास कर पाएंगे। चलिए अगला टॉपिक, मैं पहला टॉपिक बताया आपको गैस क्रोमेटोग्राफ, दूसरा टॉपिक बताया एयर वेलोसिटी। मैं यहाँ पर आज की टॉपिक को बता लिख कर रहा हूं एक तरह से। ये पहला टॉपिक आपने देखा गैस क्रोमेटोग्राफ, गैस क्रोमेटोग्राफ। दूसरा देखा एयर वेलोसिटी। अब हम लोग देखने वाले हैं क्या चीज, इसी टॉपिक जो कि आपको याद रखना है, वो कोल बिलोंग्स टू दी जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। अब ये जो कोयला जो होता है धरती के अंदर जो पाई जाती है, वो किस फॉर्मेशन, किस जियोलॉजिकल फॉर्मेशन के तहत के नीचे पाई जाती है? तो ऑप्शन ए देखो इग्नियस, बी मेटामॉर्फिक, सी सेडिमेट्रिक, डी मैग्मेटिक, ई नन। तो यहां पर आप ये देख लो, जो रॉक होती है, रॉक जिसको हम लोग पत्थर कहते हैं, पत्थर कहते हैं, इसी पत्थर के बीच में अपना जो कोयला सिम है वो पाया जाता है। लेकिन जो अपना पत्थर है या जो धरती है वो कई फॉर्मेशन पर बनी हुई है। तो जो रॉक होती है, रॉक का प्रकार अगर क्लासिफिकेशन देखें तो सबसे पहला रॉक होता है इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक। और ये इग्नियस रॉक पहला प्रकार है, जिसमें दूसरा प्रकार हम लोग कहते हैं सेडिमेट्री, सेडिमेट्री प्रकार होता है। और तीसरा होता है आपका मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक। तो ये जो आपके तीन, जो आपके इग्नियस रॉक, सेडिमेट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक है, कोयला जो होती है अपना सेडिमेट्री रॉक के अंतर्गत आता है, सेडिमेट्री रॉक के अंतर्गत आता है। इसको आप याद रखिएगा। सैंडस्टोन जो होती है वो सेडिमेट्री रॉक के अंतर्गत आती है। और यही जो सैंडस्टोन है, जिसको जब समय बीतने के साथ उसके ऊपर दबाव और ताप का असर पड़ता है, तब जो है धरती के अंदर ये सेडिमेंट्री रॉक मेटामॉर्फिक रॉक में बदल जाती है, सैंडस्टोन जो है दूसरे मेटामॉर्फिक रॉक में बदल जाती है। तो ये जो आपके सामने दिखाई दे रही है इग्नियस, मेटामॉर्फिक, सेडिमेट्री और मैग्मेटिक, तो ये सेडिमेट्री रॉक आप टिक लगाओगे जो कोयला उसके अंदर बिलोंग्स करती है। तो इसके अलावा सेडिमेट्री और मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक, इसके और एग्जाम्पल भी अपने दिमाग में बना करके रखना, शायद और पूछ सकती है कि क्या जो है इसके एग्जाम्पल हैं। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 पर। द डिले, तो यहां पर हम लोग जाने हैं क्या चीज चौथे नंबर में, रॉक, रॉक टाइप, कोल फाउंड, विच टाइप ऑफ रॉक, किस प्रकार के रॉक में ये के अंतर्गत जो है, या किस प्रकार के जियोलॉजिकल फॉर्मेशन के अंतर्गत अपना कोयला पाया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 56, द डिले इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव शॉर्ट होल इन सॉलिड ब्लास्टिंग शैल नॉट बी मोर देन। इसकी क्लासेस और यूट्यूब में वीडियो पहले से भी डली जा चुकी है कि आपको सॉलिड ब्लास्टिंग ऑन मिश्रा सर माइनिंग क्लास जैसे ही बोलोगे तो वो जो है आपको निकल करके आ जाएगी। उसमें मैं एक एक स्टेप जो प्रिकॉशंस लेते हैं उसको बताया हुआ हूं। यहाँ पर मैं आपके हिंट के रूप में बस इतनी कहूंगा कि आप बोलना यूट्यूब के वॉइस सर्च पर सॉलिड ब्लास्टिंग ऑन मिश्रा सर माइनिंग क्लास, तो आपको तुरंत निकल के बताई जाएगी, पूरी प्रिकॉशंस को फिगर के साथ बनाया हूं। चलिए यहां पर मैं आता हूं, डिले इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव शॉर्ट होल इन सॉलिड ब्लास्टिंग। सॉलिड ब्लास्टिंग में दो सक्सेसिव शॉर्ट होल, मतलब कि एक होल आप अगर करते हो, एक होल जो आप चार्ज किए हो और दूसरा होल जो चार्ज किए हो, ये दोनों के बीच में कितने समय, अधिकतम कितना समय में ये पहला फूटता है तो दूसरा जो है फूट जाना चाहिए, इसी को हम लोग दो सक्सेसिव शॉर्ट होल बोलते हैं।
तो इसके बीच में टाइम इंटरवल कितना होना चाहिए? तो ए जो है, ए ऑप्शन में 60 मिली सेकेंड, बी में 100 मिली सेकेंड, सी में 150 मिली सेकेंड, डी में 200 मिली सेकेंड। तो आपको याद होगी, अगर आप देखोगे उसमें तो 60 मिली सेकेंड से अधिक नहीं होनी चाहिए। 60 मिली सेकंड के अंदर अगर ये पहला फूटी है तो उसके 60 मिली सेकंड के अंदर दूसरा जो है फूट जानी चाहिए। तो आपने आंसर ए को टिक लगा लिया। सॉलिड ब्लास्टिंग के प्रिकॉशन आप मिश्रा सर माइनिंग क्लास के यूट्यूब चैनल से जरूर देख करके स्टडी अच्छे से कर लीजिएगा। आगे आते हैं प्रश्न पर, जो क्वेश्चन नंबर 57 दे रहा है। द फायर टेट्राहेड्रॉन इज मेड ऑफ। फायर टेट्राहेड्रॉन, टेट्रा मतलब होता है, आपको ध्यान रखिए, फायर बोल रहा है और साथ ही जो है टेट्रा बोल रहा है। तो हम लोग ये देखिए तीसरा, नेक्स्ट नंबर सॉलिड ब्लास्टिंग का प्रिकॉशन देखे। ये जो चौथा है हम लोग देखे क्या कि सॉलिड ब्लास्टिंग का, सॉलिड ब्लास्टिंग का ये चैप्टर आपके आज दिन भर दिमाग में घूमनी चाहिए। जब भी आप कोई काम करो तो दिमाग में घूमती रहनी चाहिए, क्योंकि टारगेट जो है उसको अपना एम बना लेना होगा 4 से 8 दिसंबर, और उसके अनुसार तैयारी करनी होगी। तो सॉलिड ब्लास्टिंग का प्रिकॉशन आपको दिमाग में आज घुमाते रहना है। गैस क्रोमेटोग्राफ, एयर वेलोसिटी, रॉक का टाइप, और 5वां नंबर में हम लोग देखने वाले हैं क्या कि फायर, फायर का, फायर टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन क्या होता है ये चीज आपको, टेट्रा मतलब 4, ये मेरी उंगली दिख रही होगी 1 2 3 4। तो ये जो अगर मैं यहाँ पे सर्कल बना दूं 1 2 3 4, तो इनको अगर मैं ज्वाइन करूं तो ये जो है टेट्राहेड्रॉन का निर्माण करते हैं। अब इस टेट्राहेड्रॉन में मतलब कि 4 चीज, 1 2 3 4, अब ये 4 चीज क्या होती है जिसके मिलने से आग लगती है? सिंपल सा कहा जाए कि जो 4 चीज क्या होती है जिसके मिलने से आग लगता है। तो एक तो आप जानते हो क्या चीज, कंबस्टिबल मटेरियल, मतलब लकड़ी, कोयला या कोई और ज्वलनशील पदार्थ जिसको आप कहते हो कंबस्टिबल मटेरियल, कंबस्टिबल मटेरियल। तो ये हो गई ज्वलनशील पदार्थ जिसको आप कंबस्टिबल मटेरियल करो। अब दूसरा चीज, जैसे लकड़ी जलानी है या फिर गैसी जलाना है तो उसके लिए क्या चाहिए, इग्निशन सोर्स चाहिए। और इग्निशन सोर्स, कैसी इग्निशन सोर्स, जो कि पर्याप्त टेम्परेचर का होगा। तो यहाँ पर जो है आप टेम्परेचर कह दो, जो कि इग्निशन सोर्स के रूप में देगा टेम्परेचर, यानी कि तापमान। तो दूसरा हो गया टेम्परेचर कहो, या इसी को आप कह दो इग्निशन सोर्स। इग्निशन यानी कि जलन करने वाली, जलाने वाली, इग्निशन सोर्स, सोर्स आपने कह दिया टेम्परेचर को, तो टेम्परेचर कहो या इग्निशन सोर्स कहो। अब यहाँ पर तीसरे नंबर पे, अब अगर आपके घर में कभी भी बरसात में देखते हो कि आप माचिस का तीली मारते हो जलाने के लिए, तो हमारा जो गैस है वो नहीं जल पाता है, या दीपक है वो नहीं जल पाता। तो ड्यू टू वहां पर वो माचिस का जो कवर है जिस पर कार्बन लगी होती है वो क्या होता है, गीली हो जाती है, तो उस कारण से। लेकिन अगर ऑक्सीजन वहां पर कम है, जिसको हम लोग तीसरे फैक्टर के रूप में बोलेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन वहां पर अगर कम है, 17.5% से कम है, 17.5% से कम है, तो आप माचिस का तीली मारते रह जाओगे और वहां आग उस ज्वलनशील पदार्थ में नहीं पकड़ेगा। कहने का मतलब कि जो ज्वलनशील पदार्थ, तापमान जिसको इग्निशन सोर्स कह रहे हो, और तीसरा चीज ऑक्सीजन, ये तीनों चीज मौजूद होनी चाहिए। अब चौथा चीज क्या मौजूद होना चाहिए, जो आग के टेट्राहेड्रॉन के रूप में हम लोग इसको कहते हैं, तो वो है सफिशियंट टाइम इंटरवल। यानी कि जैसे ही आप माचिस का तीली कंबस्टिबल मटेरियल, ज्वलनशील पदार्थ के साथ संपर्क में लाते हो तो वो जो है तुरंत नहीं पकड़ते, कुछ समय लगता है, तो उसको लैग ऑफ इग्निशन बोलते हैं। तो यहाँ पर सफिशियंट कॉन्टेक्ट टाइम हम लोग यहाँ पर कहते हैं टाइम, सफिशियंट कॉन्टेक्ट टाइम, सफिशियंट पर्याप्त कॉन्टेक्ट टाइम, ये जब तक नहीं रहेगी तब तक आग नहीं पकड़ेगा। तो मैं इसको फायर टेट्राहेड्रॉन के अंतर्गत लाता हूं। क्या क्या चीज, ज्वलनशील पदार्थ, दूसरा चीज टेम्परेचर यानी इग्निशन सोर्स जो लाइटर के रूप में आप इस्तेमाल करते हो, तीसरी चीज ऑक्सीजन, और चौथी चीज टाइम यानी कि इग्निशन सोर्स और कंबस्टिबल मटेरियल के बीच में संपर्क का समय। तो ये जो है आप देखिए, चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं फायर टेट्राहेड्रॉन में किसको कहेंगे। तो यहां पर देखिए
ऑक्सीजन, टेम्परेचर, दोनों मैं बता चुका हूं है, फ्लेमेबल मटेरियल है। अब मीथेन यहां पर कह दे रहा है, तो मीथेन और फ्लेमेबल मटेरियल तो दोनों सेम सेम हो गए। मीथेन जो है जलती है, फ्लेमेबल मटेरियल भी मीथेन है, तो इस तरह से ए ऑप्शन को आप टिक नहीं लगाओगे। चलो बी जो चेक करो, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। अब देखो ऑक्सीजन तो सही है, हाइड्रोजन भी सही है, ये भी ज्वलनशील पदार्थ है, हम लोग फ्लेमेबल मटेरियल में रखते हैं, लेकिन साथ ही तीसरे नंबर पे फ्लेमेबल मटेरियल दे दिया, तो हाइड्रोजन और फ्लेमेबल मटेरियल दोनों सेम हो गए, साथ ही सीओ भी जो है फ्लेमेबल मटेरियल में आती है, इसलिए इसको भी टिक नहीं लगाओगे। अब देखो सी नंबर में ऑक्सीजन, टेम्परेचर, मीथेन। अब यहां पर आप देखोगे तो ऑक्सीजन सही है, टेम्परेचर भी सही है, मीथेन भी सही है। केमिकल रिएक्शन, अब यहां पर आप देखो केमिकल रिएक्शन जो आपके सामने आ रही है वो आपका सही है। ये केमिकल रिएक्शन ही जो है आपको बताता है क्या चीज, ये टाइम। केमिकल रिएक्शन जब तक नहीं चालू होगी, जो लकड़ी या कोयले में क्या होता है, कार्बन होता है, और आप इग्निशन सोर्स जो देते हो वो आप O2 जो है आप वहां पर संपर्क में रहती है, और साथ में ये जो आप बनाते हो यहाँ पर जो जलती है तो CO2 बनती हो, तो ये यहाँ पर पर्याप्त टेम्परेचर होना चाहिए, और साथ ही जो है टाइम होना चाहिए, टेम्परेचर और टाइम होना चाहिए जब आप इग्निशन सोर्स को संपर्क में लाते हो। तो ये केमिकल रिएक्शन ही संपन्न होती है जिसमें हम लोग टाइम को इंक्लूड किए हैं। चौथा मेरे अनुसार टेट्राहेड्रॉन में टाइम को इंक्लूड किया जाता है, और टाइम जो है आपको कोरस्पॉन्डिंग टू द केमिकल रिएक्शन के रूप में आपको याद रखना है। केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया, रिएक्शन केमिकल रिएक्शन के रूप में याद रखना है। तो आप जो है अब एक तीसरा नंबर होने की संभावना है, ऑक्सीजन, टेम्परेचर, मीथेन, केमिकल रिएक्शन। लेकिन अगर मीथेन के जगह पर अगर कोई और अगर आ जाती है तो क्या फायर टेट्राहेड्रन नहीं बोलेंगे? इन दोनों को अगर कंपैरिजन कीजिए, चौथा नंबर देखिए, ऑक्सीजन, टेम्परेचर, फ्लेमेबल मटेरियल, केमिकल रिएक्शन। तो यहां पर आप अगर देखोगे तो ऑक्सीजन पहला मानो, टेम्परेचर इग्निशन सोर्स मानो, ठीक है, फ्लेमेबल मटेरियल। अब यहां पर इन दोनों का कंपैरिजन करोगे मीथेन और फ्लेमेबल मटेरियल में, तो ये डी नंबर जो है ज्यादा सुटेबल होगी। सी भी जो है आपका फायर टेट्राहेड्रॉन बनाता है, ऐसा नहीं कि नहीं बनाता, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फ्लेमेबल मटेरियल जो है कॉमन है, वर्ड है जिसमें फ्लेमेबल मटेरियल में मीथेन आ सकती है, ब्यूटेन आ सकती है, कोयला आ सकता है, लकड़ी आ सकता है, पेपर आ सकता है, तो ये कोई भी जो है फायर टेट्राहेड्रॉन बनाते हैं। तो यहाँ पर जो है आप डी नंबर को, आंसर डी को आप टिक लगाओगे। थोड़ा सा आपको अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करना होगा, तो इस तरीके से आप आंसर डी जो है तैयार करोगे। और एक क्वेश्चन से 57 आपके सामने कंप्लीट हो गई है। चलिए आपने जान लिया फायर टेट्राहेड्रॉन किसे कहते हैं, फायर टेट्राहेड्रॉन किसे कहते हैं। अब आपके सामने जो छठवीं टॉपिक अगर कंप्लीट हो जाती है इस क्लास में, तो हम लोग जो है फायर टेट्राहेड्रॉन का ये कहिए कंप्लीट हो गई है। अगर 5 तो कंप्लीट हो गई है, अब देखिए छठवां जो नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन 58 दिखाई दे रही है। 3 मिनट 53 सेकंड बची है, अब हम उसके बाद जो हम लोग डिस्कनेक्ट होंगे, फिर अगले क्लास के लिए 10 मिनट बाद जुड़ेंगे। तो यहाँ पर वोमेन आर अलाउड टू वर्क इन अंडरग्राउंड माइन बियॉन्ड। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है, अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर खिसका दूं, चलिए आप देख रहे हैं डी यानी बियॉन्ड कैपेसिटी, कहने का मतलब मीनिंग समझने का प्रयास कीजिए प्रश्न का। जो क्वेश्चन 58 कर रही है, वोमेन्स आर अलाउड टू वर्क इन अंडरग्राउंड, यानी भूमिगत खान में औरतों को काम करने की किस कैपेसिटी में, यानी कि किस डेजिग्नेशन पर, किस पोस्ट पर नियुक्त किया जाएगा, ये प्रश्न पूछ रहा है। औरतों को खदान के अंदर किस पोस्ट पर नियुक्त किया जाएगा? तो क्या टेक्निकल सुपरवाइजर पर किया जाए, टेक्निकल पर किया जाएगा, सुपरवाइज, चलिए मैं फिर से ले आता हूं, टेक्निकल पर किया जाएगा, सुपरवाइजरी पर किया जाएगा, मैनेजरियल पर किया जाएगा, या ऑल पर किया जाएगा, या नन पर किया जाएगा? तो यहां पर तुरंत आपकी ध्यान में आनी चाहिए कि जो माइंस एक्ट 1952 है उसमें सेक्शन 46 है, 46 है, जिसका कट पेस्ट मैं आपके सामने रखा हूं। तो माइंस एक्ट 1956 का 1952 का जो सेक्शन 46 है उसमें कहा गया था
क्या कहा गया था वो बाद की बात है, लेकिन अभी क्या कहा गया है, जो अमेंडमेंट हुआ है, जो बदलाव हुआ है 29 जनवरी 2019 को, 29 जनवरी 2019 को भारत सरकार ने नया अमेंडमेंट लाया, परिवर्तन लाया कि नोटिफिकेशन दे करके अपने गजट में कि महिलाओं का नियोजन जो है, आप जो एक नंबर में है कि खान का मालिक महिलाओं को, मेरे कर्सर के साथ नजर मूव कीजिए, सरफेस पर या ओपन कास्ट माइंस में 24 घंटे में किसी भी समय कार्य के लिए नियोजित कर सकेगा, और भूमिगत भाग में दिन के समय केवल सुबह 6 से शाम 7 बजे के बीच ऐसे टेक्निकल सुपरवाइजरी या प्रबंधकीय कार्य में नियोजित कर सकेगा जिसमें महिलाओं की लगातार उपस्थिति की जरूरत नहीं है। तो यही अमेंडमेंट हुई है। अब पहले था कि भाई जो ओपन कास्ट हो चाहे अंडरग्राउंड, उसमें लिखा हुआ था कि सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे के अंदर ही काम पर लगाया जाएगा, सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे के अंदर ही काम लगाया जाएगा। यानी कि अब इसको कह दिया गया है कि भूमिगत भाग में आपको सुबह 6 से 7 बजे के बीच में नियोजित किया जाएगा, लेकिन किस में नियोजित किया जाएगा? टेक्निकल के रूप में, या सुपरवाइजरी के रूप में, या प्रबंधकीय मैनेजरियल के रूप में। तो यहाँ पर तीनों में से किसी में से भी जो है नियोजित किया जाएगा। तो इस तरीके से आपको जो वुमेन आर अलाउड टू वर्क इन अंडरग्राउंड माइन बियॉन्ड कैपेसिटी, किस कैपेसिटी में, तो यहाँ पर ऑल आंसर होगी। आप इसको जो है ऑल करके अपने लोग इसको टिक लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए मिश्रा सर माइनिंग क्लास की यूट्यूब चैनल को आप लाइक करते हुए सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए कस्टमर है, नए कैंडिडेट है इस चैनल के लिए। और साथ ही जो है आप बेल आइकन दबाइए ताकि हर दिन जो आपकी वीडियो अपलोड होती है उसका आप स्टडी करके अपना नॉलेज को बढ़ाएं, और साथ ही जो है एग्जामिनेशन की प्रिपेयर करें, तैयारी करें, और एग्जामिनेशन को पास करके अपने आप को और सर्टिफिकेट गेन करके प्रमोशन पा सकें। तो यहाँ पर जो है आपके सामने जो ये